अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम देखेंगे जो हमारा साइंस फर्स्ट का पार्ट 2 एक्सप्लेनेशन देखेंगे इस चैप्टर का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम आज यहाँ से देखेंगे ज़मीन की शक्ली कुव्वत यानी क्या है। अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स देखेंगे, क्योंकि हमने आपको मद्दो जज़र की हालत तक समझा दिए थे पार्ट 1 में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मौजूद है, आप लोग वहाँ से देख लें। ओके, या तो फिर आप मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट से देख लें। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ज़मीन की शक्ली कुव्वत। क्या उफ़क़ी उमूदी सिमत खत्ते मुस्तकीम में फेंके गए पत्थर की रफ्तार यकसा होगी, या वो वक्त के साथ तब्दील होती है? किस तरह तब्दील होगी? वो पत्थर मुसलसल ऊपर क्यों नहीं जाता? कुछ बुलंदी पर पहुंचकर वो वापस नीचे क्यों गिरता है? इसकी सबसे ज़्यादा बुलंदी किस बात पर मुनहसर होती? ये सारे क्वेश्चन के आंसर जो है ना, ये पैराग्राफ में मौजूद है। चलिए देखते हैं। क्या होता है कि जो ज़मीन है, यानी ये जो ज़मीन है अपने करीब की तमाम अशिया को शक्ली कुव्वत के ज़रिए खींच लेती है, अपनी जानिब कशिश करती है। और ज़मीन का जो मरकज़ी कमियात है उसके मरकज़ में यानी बीच में मौजूद होता है, तभी वो यानी जो ऊपर जाने वाली हर चीज़ को खींच लेती है, बीच में मौजूद होता है उसकी शक्ली कुव्वत। ओके, इसीलिए किसी भी शे पर ज़मीन की शक्ली कुव्वत ज़मीन के मरकज़ की सिमत होती है, लिहाजा उस कुव्वत से उफ़ की उमूद सिमत सीधे नीचे गिरती है। देखिए यहाँ पर बीच में मौजूद होती, इसीलिए जब कोई भी शे ऊपर जाता है तो सीधे नीचे आ जाती है, खींच लेती है। ओके, तो यही चीज़ आपको समझाया गया है कि जब कोई भी चीज़ ऊपर जाती है तो इसकी ज़मीन की जो शक्ली कुव्वत है उसकी जो कुव्वत है वो ज़मीन के मरकज़े में मौजूद है, यानी यहाँ पर बीच में। इसीलिए कोई भी शे ऊपर जाते ही डायरेक्ट नीचे गिरती है। क्यों? उफ़ के साथ, यानी एकदम सीधी में गिरती है, ना कि आड़े तिरछी इस तरह नहीं गिरती ना, डायरेक्ट सीधी गिरती है। वही चीज़ आपको बताया है। इस तरह हम जब किसी पत्थर को उफ़ के उमूदी सिमत सीधे ऊपर फेंकते हैं तब ये कुव्वत उसे नीचे की जानिब कशिश करती है और उसकी रफ्तार कम होती है। यानी जब पत्थर को हम ऊपर फेंकेंगे तो क्या होगा कि पत्थर ऊपर जाते जाते एक वक्त आएगा कि वो पत्थर की रफ्तार ना सिफर हो जाएगी और वो फिर नीचे आने लगेगी। जब वो नीचे आएगी ना तो उसकी रफ्तार कम हो जाती है, कम करती है ना। और मुसलसल अमल करने वाली उस कुव्वत की वजह से कुछ वक्फे के बाद रफ्तार सिफर हो जाती है। इसलिए इसी कुव्वत के नतीजे में पत्थर नीचे ज़मीन के मरकज़ की जानिब आने लगता है। जैसे कि मैंने बताया कि मान लीजिए आप ना एक यहाँ पर खड़े होकर एक पत्थर ऊपर फेंक रहे हो, ये पत्थर ऊपर जाएगा धीरे धीरे। हाँ, ये पत्थर ऊपर जाएगा, एक वक्त आएगा कि कुछ बुलंदी पे जाएगा, उससे ज़्यादा, लेकिन उसकी रफ्तार क्या होगी? कम हो जाएगी, ऊपर जाते हुए सिफर हो जाएगी, फिर वो नीचे की जानिब आने लगेगा। ठीक है, जब वो नीचे की जानिब आने लगे तो उसकी रफ्तार क्या होगी कि जब क्या होगी, जो ज़मीन है उसको अपनी जानिब कशिश करती रहेगी ना, इसीलिए रफ्तार सिफर हो जाती है। इसी कुव्वत की वजह से, यानी इस कुव्वत के नतीजे में ही पत्थर नीचे ज़मीन के मरकज़े की जानिब आने लगता है, यानी ज़मीन के जो मरकज़े की जानिब नीचे आने लगता है वो पत्थर। ठीक है, तो आपको यहाँ पे पत्थर की मिसाल देके समझाया गया था कि ज़मीन की शक्ली कुव्वत क्या होती है। ओके, इसके बाद हल करदा मिसालें थी, तो वो नेक्स्ट अगली वीडियो में आप लोग वहाँ से देख लें। उसके नीचे दिया था आइए दिमाग पर जोर दे। क्वेश्चन है, न्यूटन के कानून के मुताबिक हर एक शे दूसरे हर शे को कशिश करती है, यानी ज़मीन सेब को अपनी जानिब खींचती है, इसी तरह सेब भी ज़मीन को उतनी ही कुव्वत से अपनी जानिब खींचता है। फिर सेब ज़मीन पर क्यों गिरता है, ज़मीन सेब की जानिब क्यों नहीं जाती? यानी आपको क्वेश्चन किया गया है कि ये न्यूटन के कानून के मुताबिक हर एक शे, यानी हर एक शे दूसरे शे को कशिश करती है आपस में, है ना। तो ज़मीन जो सेब को कशिश कर रही है, तो सेब है ना ज़मीन के नीचे गिरती है, लेकिन ऐसा क्यों नहीं होता है कि ज़मीन जो है सेब की जानिब जाती हो? ऐसा क्वेश्चन है। क्वेश्चन अच्छा है, लेकिन क्वेश्चन पूछा उसने, तो इसका आंसर ये है कि ज़मीन की शक्ली कुव्वत की वजह से चाँद ज़मीन के अतराफ़ गर्दिश करता है। ज़मीन के अतराफ़ गर्दिश करने वाले मसनूई सैयारे पर यही अमल होता है, और चाँद और मसनूई सैयारे ज़मीन के अतराफ़ गर्दिश करते हैं, लेकिन वो सेब की तरह, यानी उनको ज़मीन अपनी जानिब कशिश करती है, लेकिन वो सेब की तरह ज़मीन पर नहीं गिरते। ऐसा क्यों होता है?
चाँद और मसनूई सैयारे की अपने अपने मदार में उनकी रफ्तार से ऐसा होता है। ये रफ्तार ना होती तो वो ज़मीन पर गिर गए होते। यानी जो क्या होता है कि इसमें सैयारे का बताया गया हो कि जो मसनूई सैयारा इंसान रॉकेट जो लॉन्च करता है वो क्यों नहीं गिरता ज़मीन पे, मतलब उनका बताया हुआ था। तो वो चीज़ बताया कि जो ये मसनूई सैयारे हैं वो ज़मीन पर क्यों नहीं गिरते सेब की तरह, तो ये ना उनके अपने अपने मदार से उनकी रफ्तार की वजह से ऐसा होता है, और ये रफ्तार ना होती तो वो ज़मीन पर गिर गए होते। लेकिन ये सेब का जो क्वेश्चन है इसमें ऐसा है कि सेब की क़ुव्वत भी उतना ही लगता है, लेकिन क्या होता है कि जो ज़मीन है, ज़मीन की जो कमियत ज़्यादा, मतलब ज़मीन की जो क़ुव्वत है वो ज़्यादा होती है। इस वजह से सेब को नीचे आना पड़ता है, यानी सेब उसकी कशिश की वजह से ज़मीन पर गिरती है। अगर क्या होता है कि अगर सेब की जो क़ुव्वत है ना अगर ज़्यादा होती तो है ना, उस ज़मीन से ज़्यादा होती तो अब ज़मीन को उसके पास जाना पड़ता, ऐसा होता। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझा होगा। चलिए देखते हैं आगे। अब आपको नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है ज़मीन का शक्ली इसरा, यानी ज़मीन का जो शक्ली इसरा क्या है, अर्थ ग्रेविटेशनल एसिलेरेशन। ठीक है, ओके। ज़मीन के करीब की तमाम अशिया पर शक्ली क़ुव्वत असर होता है। न्यूटन के दूसरे कानून के मुताबिक किसी शे पर अमल करने वाली क़ुव्वत से उस शे में इसरा पैदा होता है, उसको ज़मीन का शक्ली इसरा कहते हैं और इसे जी हुर्फ से ज़ाहिर करते हैं। इसरा एक सिमती मिक़दार है। ज़मीन की शक्ली इसरा की सिमत शक्ली क़ुव्वत की तरह ज़मीन के मरकज़ की जानिब यानी उफ़ की उमूदी सिमत होती है। यानी जो ज़मीन के करीब तमाम अशिया पर शक्ली क़ुव्वत का असर होता है ना, ज़मीन के करीब जो भी है। न्यूटन का जो दूसरा कानून है उसके मुताबिक किसी शे पर अमल करने वाली जो क़ुव्वत है उस शे में इसरा पैदा होता है और उसको ज़मीन का शक्ली इसरा कहते हैं, यानी उसी को ज़मीन का शक्ली इसरा कहते हैं और उसे ना जी हुर्फ से ज़ाहिर किया जाता है, करते हैं। और इसरा क्या है, एक सिमती मिक़दार है और ज़मीन के शक्ली इसरा की सिमत और शक्ली क़ुव्वत की तरह ज़मीन के मरकज़ की जानिब यानी उफ़ की उमूदी सिमत होती है। समझा ना? यानी आपको ये जो जब आप हल करदे मिसालें सॉल्व करेंगे तो उसमें समझ में आएगा कि ए बराबर हमेशा जी होता है। ठीक है, ए यानी एसिलेरेशन, और एसिलेरेशन को किससे ज़ाहिर करते हैं, जी हुर्फ से। ठीक है, ये चीज़ हमेशा याद रखना। चलिए देखते हैं आगे नेक्स्ट पॉइंट, यानी इसका क्या है चैप्टर का। तो आपको नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है सतह ज़मीन पर जी की कीमत। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है। न्यूटन के कानून के मुताबिक ज़मीन के मरकज़ से आर फासला पर एम यानी कमियत वाले जिस्म पर क़ुव्वत शक्ल यानी एफ और उस जिस्म का इसरा जी, मतलब जी दिए गए तरीके से मालूम कर सकते हैं। तो चलिए मसावाते हैं उसको देख लेते हैं और हम समझ ही लेते हैं इसके साथ साथ ही। ओके, तो देखिए यहाँ पे दिया गया है F इक्वल जी एक कैपिटल ए में और एक स्मॉल ए में है अपॉन टार स्क्वायर, ये वाला। ठीक है, और यहाँ पे F की जो कीमत है वो mg दिया गया है। ठीक है, बोला गया है m ये ज़मीन की कमियत है और मसावत 3 और 4 से है, तो यहाँ पे F की जगह mg ले लिया गया है और GMM जो m तो उसकी है ज़मीन की कमियत है और आर स्क्वायर का आर स्क्वायर। और फिर पांचवा मसावात ये है कि G इक्वल GM अपॉन आर स्क्वायर, फिर G बराबर GM अपॉन आर स्क्वायर। ये छठी मसावात, इसको नाम दिया गया है क्यों क्या है, अगर सतह ज़मीन पर वाक़ हो तो R बराबर यानी R इक्वल कैपिटल R होगा, ज़मीन का निस्फ कुद्र। ठीक है, और इसीलिए सतह ज़मीन पर G की कीमत ज़ेल के मुताबिक होगी, यानी G की कीमत इस तरह होगी, यानी G बराबर GM अपॉन आर स्क्वायर। क्यों, ये कैपिटल R इसलिए दिया गया क्योंकि हम ज़मीन का देख रहे, इसीलिए आर स्क्वायर आएगा। ओके, और एक और चीज़ यहाँ पे आपको बताई गई है, एसआई निज़ाम में G की इकाई क्या है, एसआई निज़ाम में जी की इकाई है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ज़मीन की कमियत कितनी है, ये है ज़मीन की ये कमियत है
कितना है, 6 ज़रब 10 की क़ुव्वत 24, होना भी चाहिए इतना, है ना। कम दिख रहा है, देखने में कम दिख रहा है, उसको करके देखो कितना निकलेगा वो। और उसका निस्फ कुत्र कितना है, 6.4 ज़रब 10 की क़ुव्वत 6 मीटर, ठीक है। देखिए इसकी ज़मीन के का जो कमियत है वो कितना है, 6 ज़रब 10 की क़ुव्वत 24 kg है, ओके। और इसका निस्फ कुत्र कितना है ज़मीन का, 6.4 ज़रब 10 की क़ुव्वत 6 मीटर है, ओके, याद रखना। तो उसके बाद हम अब ये सॉल्यूशन कर लेते हैं। जी अपनी जगह पे जी रहेगा। अब ये जो जी है, जी की कमियत हमने पिछली वीडियो में बताए थे आपको कि जी की जो कीमत है वो है 6.67 ज़रब 10 की क़ुव्वत -11, ठीक है। ज़रब का ज़रब आ जाएगा और इसका ये जो एम किसका है, ये जो एम बताया गया वो ज़मीन की कमियत है। तो ज़मीन की कमियत कितना है, 6 ज़रब 10 की क़ुव्वत 24 है ना। और आर कितना है, यानी निस्फ कुत्र का स्क्वायर। और यहाँ पे जो आर स्क्वायर है वो कितना है, हम लोग इसका यानी जो ज़मीन की निस्फ कुत्र है वो ले लेंगे और स्क्वायर का स्क्वायर लगा देंगे, हो गया। इसको आप सॉल्यूशन करें तो इसका आंसर निकलेगा आपको 9.77 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको मसावत 7 दे दिया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे मसावत 6 में कीमत रखने पर, ये मसावत 6 है, इसमें हमने कीमतें डाली सबकी। जी क्या है, जी हमें जी की कमी है, जी जो मुस्तकिल है वो कभी भी चेंज नहीं होगी, ठीक है। चाहे आप मरीख पे रहो या तो फिर आप ज़मीन पे रहो, किसी भी सैयारे पे रहो, ये जी की कीमत कभी भी चेंज नहीं होगी, ठीक है। हाँ, और ये जी जो है यानी ये एसिलेशन वाला ये चेंज होगा। अगर आप मरीख पे चाहते हो तो चेंज हो जाएगा, यानी कैपिटल जी जो है वो कभी चेंज नहीं होगा, जो उसकी जो कीमत है वो कभी चेंज नहीं होगी। लेकिन स्मॉल जी की जो कीमत है वो हमेशा चेंज होगी। कब, अगर आप ज़मीन पे हो तो उसकी जो कीमत है वो अलग होगी, अगर आप मरीख पे हो तो उसकी जो कीमत है वो अलग होगी, है ना। तो आप उम्मीद है आपको समझा होगा। और यहाँ पे देख लेते हैं आखिरी की जो लाइनिंग है उसमें क्या बताया गया है। क्या है, ये इसरा सिर्फ ज़मीन की कमियत यानी एम और इसके निस्फ पुत्र आर पर मुनस्सिर होता है, इसीलिए वो ज़मीन पर किसी भी शे के लिए यकसा होता है, शे की किसी भी खुसूसियत पर मुनस्सिर नहीं होता है, ठीक है। तो चलिए अब आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है। कोई भी डाउट हो ना तो कमेंट करके पूछ लेना। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है जी की कीमत में होने वाली तब्दीली, ठीक है। चलिए देखते हैं जी की कीमत में कौन सी तब्दीली होती है, ओके। क्या इसका अलीफ है, सतह ज़मीन पर तब्दीली। क्या सतह ज़मीन पर हर जगह जी की कीमत यकसा होगी, इसका जवाब है नहीं, इसका जवाब नहीं है, ओके। इसकी वजह यह है कि ज़मीन की शक्ल मुकम्मल कुर्रवी नहीं, यानी ज़मीन जो पूरी तरह से गोल नहीं है, क्योंकि ऊपर से थोड़ी सी चपटी है, इसलिए इसकी सतह पर मुख्तलिफ नुकात का ज़मीन के मरकज़ से फासला नुक्ता के मुकाम के मुताबिक बदलता है। ज़मीन अपने महवर की गिर्द घूमने की वजह से कुतबैन के करीब उसकी शक्ल सपाट है और इस तवाई इलाका उभरा हुआ है, यानी ज़मीन का निस्फ कुत्र कुतबैन पर कम और खत्ते इस्तवा पर ज़्यादा होता है, इसीलिए जी की कीमत कुतबैन पर सबसे ज़्यादा यानी 9.832 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, और वहाँ से खत्ते इस्तवा पर जाते वक्त बतरीज कम होती जाती है। इस तवाई इलाके में जी की कीमत सबसे कम यानी 9.78 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। यानी क्या है कि आपको क्वेश्चन एक पूछा है, क्या सतह ज़मीन पर हर जगह जी की कीमत यकसा होगी, तो इसका आंसर है नहीं। क्यों, क्योंकि जो ज़मीन है वो कुर्रवी नहीं है, इसीलिए इसकी सतह पर मुख्तलिफ नुकात का जो ज़मीन के मरकज़ से फासला नुक्ते के मुकाम के मुताबिक ना बदलता है। और ज़मीन अपने महवर की गिर्द यानी जब वो अपने महवर की गिर्द घूमती है, चक्कर अपना पूरा करती है, इसकी वजह से कुतबैन के करीब ना उसकी शक्ल जो है ना वो सपाट है यानी चपटी है, और इस तवाई इलाका क्या उभड़ा हुआ है, ओके, यानी मतलब ऐसा राउंड की तरफ यानी उभड़ा हुआ है। और यानी ज़मीन का जो निस्फ कुत्र कुतबैन पर कम और खत्ते इस्तवा जो है ना, खत्ते इस्तवा हमको मालूम ना कहाँ है, खत्ते इस्तवा पर ज़्यादा होता है। और हमको पता है ना खत्ते इस्तवा, खत्ते सरतान, खत्ते जद्दी, है ना। तो खत्ते इस्तवा पर है ना कम होता है, मतलब खत्ते इस्तवा पर ज़्यादा होता है, इसीलिए जी की जो कीमत है ना कुतबैन पर सबसे ज़्यादा होती है। यानी सबसे ज़्यादा होने का मतलब कितना, 9.832 मीटर पर
सेकंड स्क्वायर। और हम लोग भी जी की कीमत में 9.8 ही लेते हैं ना, आपको पता होगा, आपने 9th में पढ़ा है इसके बारे में, जी के बारे में। 9 ये हमेशा ये जो है ना, ये शक्ल इसके बारे में पढ़ा है। 9.8 हम लोग लेते हैं ना ज़मीन का वज़न जब ये करते हैं तो, है ना, अपने टीचर आप लोग को समझाई होंगी इसके बारे में। तो क्या होता है कि और वहाँ से मतलब खत्ते इस्तवा जो है पर जाते वक्त बतरिज कम होती जाती है। इस तवाई इलाके में क्या होता है कि जो जी की कीमत है ना सबसे कम, यानी कितना होता है 9.78 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। ओके, यानी 9.78 मीटर पर सेकंड है। ओके, अब बे देखेंगे, बे में क्या है, ऊंचाई के मुताबिक तब्दीली किस तरह होती है। अभी तो हमने इसको किस तरह पढ़ा, सतह के ज़मीन में यानी सतह के मुताबिक तब्दीली अभी हमने पढ़ा। अब ऊंचाई के मुताबिक तब्दीली पढ़ेंगे। इसमें क्या है, सतह ज़मीन से ऊपर जाते वक्त नुक्ते का मरकज़ से फासला बढ़ता है और मसावत 5 के मुताबिक जी की कीमत कम होती जाती है। ज़मीन की सतह से शे की ऊंचाई ज़मीन के निस्फ कुत्र के मुकाबले बहुत ही कम होने की वजह से उस ऊंचाई से जी में होने वाली तब्दीली कम होती है। मिसाल के तौर पर ज़मीन का निस्फ कुत्र कितना है, 64 यानी 6400 किलोमीटर है। ज़मीन की सतह से 10 किलोमीटर बुलंदी पर उड़ने वाली हवाई जहाज़ का ज़मीन के मरकज़ से फासला 6400 किलोमीटर से 6410 किलोमीटर तक, यानी 10 किलोमीटर बढ़ने से जी की कीमत में होने वाली तब्दीली बहुत ही मामूल होती है। और अगर हम किसी मसनूई सैयारे के मुतालिक सोचते हैं, तब ज़मीन की सतह उसकी बुलंदी की वजह से जी की कीमत में होने वाली तब्दीली को ध्यान में रखना होगा। कुछ मखसूस बुलंदी के लिए जी की कीमत में होने वाली तब्दीली नीचे जदोल में दी हुई है। हम वो जदोल भी देखेंगे, पहले ये समझ लेते क्या है कि हमने देखा कि सतह ज़मीन से जो ऊपर जाते वक्त क्या होता है, उसके नुक्ते का जो मरकज़ है ना फासला बढ़ता जाता है। और मसावत 5 हमने देखा था, मसावत 5 क्या था, ये था जी इक्वल जी एम अपॉन आर स्क्वायर, सॉरी स्मॉल है, स्मॉल आर है, स्मॉल आर स्क्वायर। इसके मुताबिक हम मालूम कर सकते हैं जी की जो कम होती जाती है ना, इसके मुताबिक जी की जो कीमत है कम होती जाती है, इसके मुताबिक बोला है ना। चलिए इसको हटा लेते हैं। ओके, तो अब क्या बोल रहा है कि ज़मीन की जो सतह से शे की ऊंचाई ज़मीन के निस्फ कुत्र के मुकाबले बहुत कम होने की वजह से उसकी ऊंचाई से जी में होने वाली तब्दीली कम होती है। मिसाल के तौर पे आपको बोला गया है कि ज़मीन का निस्फ कुत्र कितना है, तो 6400 किलोमीटर है। ज़मीन की सतह से 10 किलोमीटर बुलंदी पे जो हवाई जहाज़ उड़ते हैं उनका है ना ज़मीन के मरकज़ से फासला कितना होता है, 6400 किलोमीटर से 6410 किलोमीटर तक, यानी 10 किलोमीटर बढ़ने से जी की कीमत में तब्दीली बहुत ही मामूल होती है। और अगर हम किसी मसनूई सैयारे के मुतालिक सोचते हैं, तब ज़मीन की सतह से उसकी बुलंदी की वजह से जी में जो होने वाली तब्दीली है ना उसको ध्यान में रखना होगा, तभी हम समझ पाएंगे जो ये रॉकेट मसनूई सैयारा बनाते हैं उसको लॉन्च करने के लिए, ठीक है। और बोला गया है कुछ सैयारे क्या बोला है, जो कुछ मखसूस बुलंदी के लिए जी की जो कीमत में होने वाली तब्दीली नीचे जदोल में दी गई है। चलिए वो जदोल देख लेते हैं। चलिए देखिए, मुकाम दिया गया सबसे पहले आपको, उसके बाद दिया गया सतह ज़मीन से ऊंचाई यानी किलोमीटर और जी यानी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, चलिए देख लेते हैं क्या है। सतह ज़मीन का हिस्सा यानी औसत कितना है, 0। रुकिए इसको हटा देती हूँ, तब बराबर दिखेगा 0। उसके बाद उसका कितना है, ये जो है जी कितना है, 9.81। ओके, उसके बाद माउंट एवरेस्ट। हाँ, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, 8800 ऐसा कुछ है, लेकिन यहाँ पे बोला गया दो ये हुर्फ लेते हैं ना हम लोग, तो कितना है, सतह ज़मीन से ऊंचाई कितनी है माउंट एवरेस्ट की है, तो 8.8 बताया गया यहाँ पे। तो और उसकी जी कितना है, 9.8। देखिए किस तरह तब्दील हो रहा है।
उसके बाद बोला गया है इंसान की तैयार करदा गुब्बारे से हासिल की गई सबसे ज़्यादा बुलंदी कितनी है। आपको हॉट एयर बलून मालूम होगा ना, जिसमें बैठ के हम लोग सवारी करते हैं, ऊपर उड़ते हैं ना हॉट एयर बलून, उसी की ऊंचाई बोला सबसे ज़्यादा बुलंदी इतना ही है इसकी 36.6 और इसका जी कितना है 9.77 यानी 77। ओके। उसके बाद एक खलाई जहाज़ का मदार, तो इसकी सतह ज़मीन से ऊंचाई है 400 और जी कितना है, जी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका है 8.7। और मौसलियती सैटेलाइट यानी मसनूई सैयारे का जो मदार है वो कितना है 35,700 है सतह ज़मीन से ऊंचाई। मौसलियती जो सैटेलाइट है मसनूई सैयारे का मदार 35,700 और इसकी जी कितना है 0.225। ओके, तो हमने देख लिया ऊंचाई के मुताबिक जी की कीमत में होने वाली तब्दीली। ठीक है, अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। देखिए अभी हमने अब तक देखा कि सतह ज़मीन पर तब्दीली किस तरह होती है, उसके बाद दिखाया गया हमने जाना कि ऊंचाई के मुताबिक तब्दीली किस तरह होती है। अब देखेंगे गहराई के मुताबिक तब्दीली किस तरह होती है। ज़मीन के अंदर गहराई में जाते वक्त भी जी की कीमत तब्दील होती रहती है। अगर मसावात 5 में आर की कीमत बतदरीज कम की जाए तो जी की कीमत बढ़नी चाहिए, लेकिन शे ज़मीन के मरकज़ की जानिब जाने की वजह से जिस्म पर अमल करने वाली शक्ली क़ुव्वत का ज़मीनी हिस्सा भी कम होता है। यानी मसावत 5 में इस्तेमाल होने वाली जो एम की कीमत भी बदलती है। उनके एक साथ असर से ज़मीन के अंदर गहराई में जाते वक्त गहराई के मुताबिक जी की कीमत भी कम होती जाती है। चलिए अब समझते हैं इसको। क्या है कि ज़मीन के अंदर गहराई में जब जाते हैं ना, तो उस वक्त जो ये जी है ना, इसकी कीमत तब्दील होती रहती है। ठीक है, अगर मसावत 5 में जो बोला है कि आर की कीमत बतदरीज कम की जाए तो जी की कीमत बढ़नी चाहिए, लेकिन श्रेय जो है ना ज़मीन के मरकज़ की जानिब जाने की वजह से जिस्म पर अमल करने वाली जो शक्ली क़ुव्वत है ना, उसका ज़मीनी हिस्सा भी कम होता है। यानी मसावत जो 5 हमने देखा है, क्या देखा था, जी इक्वल जी एम कैपिटल जी और कैपिटल एम अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर, है ना, यही देखा था ना, यही है ना, हमने मसावत 5 में यही देखा था। तो बोला है उन मसावत 5 में इस्तेमाल होने वाली जो एम की कीमत भी बदलती है। इनके साथ ही यानी जो असर है ज़मीन के अंदर गहराई में जाते वक्त का, गहराई के मुताबिक भी जी की कीमत कम होती जाती है। ठीक है, यानी गहराई में जब जाएंगे ना तो जो जी की कीमत है वो कम होती जाती है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट आगे क्या है इसके बारे में। उसके आगे का ही कंटिन्यू हुई है। हर एक सैयारा सैयारची की कमियत और निस्फ कुद्र अलग अलग होती है, मुताबिक हर एक की सतह पर जी की कीमत भी मुख्तलिफ होती है। चाँद की क़ुव्वत शक्ल ज़मीन की क़ुव्वत शक्ल का 1 यानी 6 गुना होता है, यानी 1/6 गुना होती है। इसीलिए मखसूस क़ुव्वत का इस्तेमाल करके चाँद पर ज़मीन के मुकाबले 6 गुना ज़्यादा ऊंची छलांग लगा सकते हैं। यानी देखिए हम सब जानते हैं कि जो हर एक सैयारा का अलग अलग जी होता है, यानी अलग अलग उसकी कमियाँ आते हैं ना, और सैयारची की जो कमियाँ है और उसका निस्फ कुद्र ना हमेशा अलग होता है। हर चीज़ से हमारा ज़मीन का अलग है, मरीख़ का अलग है, चाँद का अलग है, सबका अलग अलग है। और मसावत 6 में हमने देखा था, क्या देखा था, जी इक्वल जी एम अपॉन आर स्क्वायर, यही देखा था ना, ये फॉर्मूला मतलब बताया गया था। इसके मुताबिक क्या है, हर एक की सतह जी की कीमत जो है भी मुख्तलिफ होती है, यानी जी की कीमत मुख्तलिफ हुई होती है ना, अलग ही होगी। जिस तरह मैंने बताया कि ज़मीन का अलग होता है, चाँद का अलग होता है, मरीख़ का अलग होता है, यानी दूसरे से सबका अलग अलग होता है। उसी तरह क्या बोला है कि जो ज़मीन की क़ुव्वत शक्ल है ना, उसका 1/6 गुना यानी 1/6 गुना होती है। इसीलिए मखसूस यानी जो चाँद का है ना ज़मीन से वह 1/6 गुना ज़्यादा होता है। इसीलिए मखसूस क़ुव्वत का इस्तेमाल करके चाँद पर ज़मीन के मुकाबले 6 गुना ज़्यादा ऊंची छलांग लगा सकते हैं। इसकी आम मिसाल समझाऊँ ना तो इस तरह देखिए, यानी इस तरह यानी किस तरह, देखिए अगर मान लीजिए किसी शख्स का ना ज़मीन पर वज़न ना 120 न्यूटन है, ठीक है, तो उसका ना इस पे क्या बोलते हैं कि
देखा जाए तो उसका चाँद पे कितना वज़न होगा, तो उसको ना आप क्या करो 6 से तकसीम कर दो, आंसर आ जाएगा 6 का 1, 6 दूनी 12 और सिफर का सिफर कितना हुआ 20 न्यूटन। यानी कितना, कैसे समझेगा हमको कि ज़मीन चाँद पर जितना यानी वज़न होगा ना उसका 6 गुना ज़मीन पर होगा। यानी अगर किसी शख्स का है ना चाँद पर जो वज़न बता रहा है वो 20 बता रहा है, तो आपका जो ज़मीन पर होगा ना वो वज़न 120 होगा, क्योंकि 6 गुना होता है ज़मीन पर। ओके। और एक और चीज़ ध्यान में रखनी है कि वज़न हमेशा बदलता है, कमियत कभी नहीं बदलती है। वज़न अगर आप चाँद पे जाते हो तो आपकी वज़न जो है तब्दील हो जाएगी, मरीख पे जाओ तो आपकी वज़न तब्दील होगी, बाकी दूसरे सैयारे पर भी आप जाइए तो आपका वज़न तब्दील होगा। लेकिन जो कमियत अगर आपको बता रहा है आपका 360 मतलब 360 ऐसा मिसाली तौर पे ले लेते हैं, अगर 360 है तो ये 360 जो आप उस शख्स का जो कमियत है तो वो कभी बदलेगा नहीं, यानी कमियत कभी चेंज नहीं होगी, वो हमेशा मुस्तकिल ही रहेगा उस इंसान का, चाहे वो ज़मीन हो, मरीख हो या फिर चाँद हो। ओके। अब आपका नेक्स्ट पॉइंट है कमियत और वज़न यानी मास एंड वेट। अब ये मास और वेट क्या है वो देखेंगे, है ना। तो कमियत क्या है कि किसी भी शे की कमियत उसमें मौजूद मादे की मिकदार होती है। एसआई निज़ाम में इसकी इकाई किलोग्राम है। कमियत गैर सिमती मिकदार है, एक ही शे की कमियत हर जगह यकसा होती है, किसी दूसरे सैयारे पर भी उसकी कमियत तब्दील नहीं होती। न्यूटन के पहले कानून के मुताबिक कमियत शे की जमूद के मिकदार की पैमाइश है, यानी कमियत जितनी ज़्यादा होगी जमूद भी उतना ही ज़्यादा होगा। और वज़न क्या है, पहले हम लोग कमियत समझ लेते हैं फिर वज़न समझेंगे। ओके। देखिए आपको बोला कि इस पैराग्राफ में ज़्यादा कुछ नहीं बताया, बस इतना बोल रहा है कि किसी भी शे की जो कमियत है ना उसमें मौजूद मादे की मिकदार होती है, बस इतना समझिए। ओके। और एसआई निज़ाम में इसकी इकाई कितना है, किलोग्राम। ये आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ सकता है कि एसआई निज़ाम में कमियत की इकाई क्या है, तो आप लोग लिखेंगे किलोग्राम है। और कमियत एक गैर सिंधी मिकदार है, और एक ही यानी अगर आपका जो कमियत अगर ज़मीन पर कितना है, अगर 500 है कमियत है या फिर उससे ज़्यादा है 2000 है, इतना कमियत है, तो ये कमियत जो 2000 है ना आपका वो कभी चेंज नहीं होगा, चाहे आप चाँद पे हो या मरीख पे हो या फिर किसी दूसरे सैयारे पे हो। ठीक है। यानी आपकी जो कमियत है वो हमेशा यकसा रहेगी, कभी भी मतलब हर जगह यकसा होगी, कहीं पर भी चेंज नहीं होगी, है ना। किसी भी सैयारे पे चेंज नहीं होगी, बस इतना है। और मैंने आपको इससे पहले वाले उसमें जो हमने पढ़ रहे थे कि वो गहराई के मुताबिक जो तब्दीली, उसके नीचे वाला जो पॉइंट था हर एक सैयारे की सैयारची वाली कमियत का, तो उसमें ही मैंने आपको समझा दी थी ना, एक वो 1/6 वाला चाँद और ज़मीन का जो समझाने का था, तो समझाई ना, उसमें भी मैंने आपको समझाई थी कि वज़न हमेशा चेंज होता है, कमियत कभी भी चेंज नहीं होता, ये बात हमेशा याद रखेंगे आप लोग। ठीक है। उसके बाद बोला कि न्यूटन के पहले कानून के मुताबिक, न्यूटन का पहला कानून क्या था, जमूद यानी इनर्शिया, है ना। और न्यूटन का जो पहले कानून के मुताबिक है ना, कमियत की जो शे के जमूद के मिकदार की पैमाइश है। ओके। यानी जो कमियत जितनी ज़्यादा होगी जमूद भी उतना ही ज़्यादा होगा, समझा ना। अब वज़न क्या है, अब हम लोग वज़न देखेंगे। हाँ, किसी जिस्म को ज़मीन जिस कुव्वत से कशिश करती है उस कुव्वत को वज़न कहते हैं। इसकी डेफिनेशन ना याद रखो, क्योंकि क्या हो सकता है आपको पूछ ले, है ना। किसी जिस्म को ज़मीन जिस कुव्वत से कशिश करती है उस कुव्वत को वज़न कहते हैं। एम कमियत वाले जिसमें ज़मीन की शक्ली कुव्वत F मसावत 4 की बिना पर, मसावत 4 हम लोग ने देखे थे, मसावत 4 ये था F इक्वल mg, ये हमेशा होता। अब F इक्वल mg इस तरह है ना, F इक्वल ये वाला mg आएगा, कैपिटल M और ये वाला g। ठीक है, ये इस तरह है। और वेट अगर हमको यानी वज़न हमको मालूम करनी है तो W इक्वल F के बराबर हमेशा W होता है। ठीक है, यहाँ पे वही चीज़ आपको समझाई गई है, देख लो, है ना। W के बराबर F दिखाया गया और F के बराबर mg है ना। और G का जो है ना कितना है, G बराबर Gm/r², वही चीज़ समझाया था और कुछ नहीं है इसमें। ओके। और बोला गया है उसके नीचे बोला गया आपको कि वज़न एक कुव्वत होने की वजह से एसआई निज़ाम में इसकी इकाई न्यूटन है। हाँ, और वज़न की इकाई ना न्यूटन, हाँ कभी भी लगाना नहीं भूलना। ठीक है, क्योंकि सर आइजैक न्यूटन ने शक्ली कुव्वत की ये की थी, बताया था, उन्होंने दरियाफ्त किए थे, और इसीलिए मतलब जो इसकी है ना वज़न की इकाई को न्यूटन कहते हैं।
हमेशा याद रखना है आपको। हाँ, और क्या है, इस तरह वज़न की जो कुव्वत होने की वजह से सिमती मिक़दार है, और इस कुव्वत की सिमत ज़मीन के मरकज़ की जानिब होती है, और जी की कीमत हर जगह यकसा नहीं होती। यानी मैंने आपको बोली ना, जी यानी जी की कीमत ना हर जगह यकसा नहीं होती। आपको कहीं पे 9.8 होगा, यानी ए बराबर और जी एक ही होता, तो 9.8 होगा, कहीं पे कुछ भी होगा, अलग ही होगा, चेंजिंग होगा, है ना। जी की कीमत अलग होगी, इसलिए कि शे का वज़न भी मुकाम के मुताबिक बदलता है। यानी जी की कीमत इसलिए अलग होगी, हर जगह बदलेगी। क्यों? क्योंकि वज़न जो है ज़मीन, यानी वज़न है ना, किसके मुकाम के मुताबिक ना बदलता है, लेकिन इसकी कमियत हर जगह यकसा होती है। वही चीज़ आपको फिर समझाया गया है ना। चलिए देखते हैं आगे क्या है नेक्स्ट पॉइंट आपका। अब आपको ना ये ग्रीन बॉक्स में समझाया गया कुछ वज़न के बाद ये पॉइंट दिया था, मतलब ये ग्रीन बॉक्स दिया था, तो ये समझते क्या है। आम बोलचाल में हम वज़न अल्फाज का इस्तेमाल वज़न और कमियत दोनों मायनों में करते हैं, और किसी शे की पैमाइश वज़न केजी में यानी कमियत की इकाई में करते हैं। लेकिन जब हम इरफान का वज़न 75 केजी है ऐसी साइंसी ज़बान में कहते हैं, तब हमारी मुराद इरफान की कमियत है। 75 केजी वाले जिस्म पर जितनी शक्ली क़ुव्वत अमल करती है, उतना इरफान का वज़न है। ऐसा हम आख़ज़ करते हैं इरफान की कमियत यानी 75 केजी होने से ज़मीन पर उसका वज़न कितना होगा? 735 न्यूटन होगा। क्यों? क्योंकि 75 ज़रब 9.8 से हम इसको ज़रब करेंगे तो इतना निकलेगा। अभी और समझते हैं इसको अच्छे से। होता है 1 केजी कमियत का वज़न यानी 9.8 न्यूटन होता है। हमारी वज़न की पैमाइश करने वाले आलात को हम कमियत ही बताते हैं। दुकानों में मौजूद मसावी क्या है, बाजू वाला तराजू दोनों सुनों का और दो कमियतों का मवाजना करते हैं। देखिए, अब हम आम बोलचाल में वज़न का लफ्ज़ जो है ना इस्तेमाल जो करते हैं, वो वज़न और कमियत दोनों मायनों में हम लोग करते हैं ना। अगर आप लोग किसी शे की पैमाइश वज़न तो केजी में यानी किसी इकाई में करते हो, देखो आप तराजू में देखे होंगे, अगर आप 1 किलो आलू लाने जाते हो तो कितना होता है? 1000 ग्राम होता है, उसका 1 केजी हुआ, है ना। 1000 ग्राम यानी 1 केजी हुआ, समझा ना। तो उसी तरह बोला है कि 1 केजी की इकाई में करते हैं। लेकिन जब हमने इरफान का वज़न 75 केजी है ऐसा साइंसी ज़बान में कहते हैं, तब हमारी जो मुराद इरफान की कमियत है, यानी ये जो है ना 75 की, अगर कोई इंसान बोले मेरा वज़न ना इतना है, कितना है? मैं 35 है, हम लोग वज़न बोलते हैं, लेकिन असल में वो क्या होता है? वो हमारी कमियत होती है ना। और हम इसका वज़न किस तरह मालूम करेंगे? आपको पता है जी की कमियत कितना है? 9.8 है ज़मीन का, है ना, 9.8। तो आप 335 को 9.8 से ज़रब कर दीजिए, तो और इस 9.8 से जब ज़रब करेंगे तो जो आपका आंसर आएगा ना वो आपका वज़न होगा, क्योंकि F = mg होता है हमेशा। ओके। और जैसे कि यहाँ पे बताया है कि एक कमियत का वज़न कितना होता है? 1 ज़रब 9.8 से करेंगे तो कितना होगा? 9.8 ही होता है। यानी हमारे वज़न की पैमाइश करने वाला आलात को हम कमियत ही बताते हैं। यानी जो असल में हम लोग चेक करते हैं, मैंने वैसे ही मिसाल उधर बहुत बड़ी बता दी थी वो तो, लेकिन फिर भी हम लोग जानते हैं ना कितना वज़न होता है ना, फिर भी इंसान का होता है। तो क्या होता है कि मॉडल का होता है ऐसा। तो मैंने इसे यहाँ पे बताई कि अगर हम लोग मान लीजिए आप लोग अभी 10th स्टैंडर्ड में पढ़ते हो, तो अगर मान लो कि आपका वज़न कितना है? 45 है, यानी 45 केजी है। तो हम लोग क्या बोलते हैं? किसी ने पूछा ए तेरा वज़न कितना है? तो हम लोग बोलते हैं ना मेरा 45 है, ऐसा बोलते हैं ना। तो आप 45 को क्या करो, आप उसको ना 9.8 से पहले आप ना उसको ज़रब करो। अब इनको जब दोनों को ज़रब हो जाएगा, यानी 45 ज़रब 9.8, इसको पहले ज़रब करो, फिर देखो आपका आंसर कितना आता है। वो आपका वज़न होता है, मेन वज़न वही होता है, ठीक है। यानी आप ऐसे जो आप जब वो वज़न की जो वो इस पे मशीन पे जो खड़े होकर देखते हो कितना है, तो 45 बताता, 60 बताता, 65 बताता, वो असल में कमियत होता है, ठीक है। आपको वज़न मालूम करना है तो 9.8 से आपको पहले तक इसको ज़रब कीजिए, तब आपका आंसर आएगा। वही चीज़ आपको इस ग्रीन बॉक्स में समझाया गया था, उसको मैंने आम ज़बान में समझा दी। ओके, उम्मीद है आपको समझा होगा। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है।
अब आपको एक बॉक्स दिया गया था पिंक कलर का, उसमें लिखा था क्या आप जानते हैं? नहीं जानते तो जान लेते हैं हम लोग, है ना। शक्ली लहरें क्या है, यानी ग्रेविटेशनल वेव्स क्या है, अब जानते हैं हम लोग ये क्या है। बोलूँ एक तरह से ये जो साइंस फर्स्ट है आपका बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आप लोग इसको एकदम ध्यान से पढ़ोगे ना, बहुत मज़ा आता है पढ़ने में। मुझे साइंस फर्स्ट पढ़ने में हमेशा बहुत मज़ा आता है। चलिए इसको देख लेते हैं, पिंक बॉक्स में क्या बताया गया आपको। कुछ ना कुछ मालूमाती बताई गई होंगी, है ना। पानी में पत्थर फेंकते से उस पर लहरें तैयार होती है। अगर आप पानी में बाकायदा कभी भी एक पत्थर फेंक के देखो तो उसमें ना इस तरह की लहरें तैयार होंगी, इस तरह की लहरें ना तैयार होती है। हाँ देखना, हाँ ऐसा गोल 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 में ऐसे ऐसे तैयार होती है, ऐसे ऐसे हटते जाती है, यानी इस तरह होते होते दूर होते जाती है ना, वो लहरें तैयार होती है। इस तरह आपने देखा होगा कि धागे के दोनों सिरे पकड़ कर हिलाने से उस पर भी लहरें पैदा होती है। हाँ, अब एक और चीज़ आपको यहाँ पे बोला गया है, वो क्या है, क्योंकि मैं सारे इसको हटा लेती हूँ जो मैंने लिखी हूँ। देखिए, अगर आप धागे के दोनों सिरों को मान लीजिए कि आप धागा के कुछ मतलब जो हिस्सा है उसको तोड़ लीजिए, ठीक है। आप उसको क्या किए, दोनों तरफ से खींचे, ऐसा घर्र से आवाज़ आती है, वो भी एक लहर ही है ना, आवाज़ भी एक लहर है ना, इतना तो हम जानते हैं। तो उसमें भी लहरें पैदा होती हैं। नूर भी एक किस्म की लहर है, यानी जो रोशनी भी वो भी एक किस्म की लहर है, उसको बरक़े-मिक़नातीसी लहरें कहते हैं। गामा शुआएं, एक्स शुआएं यानी एक्सरे शुआएं, बारानफ़शी शुआएं यानी यूवीआर, ज़ेर शुष्क शुआएं आईआरआर, माइक्रोवेव और रेडियो लहरें, ये सब बरक़ी-मिक़नातीस लहरों की मुख्तलिफ़ अक़साम है। यानी आपको मैंने बताया ना कि जैसे आवाज़ भी एक लहर है, हमने समझा है ना, तो उसी तरह हम जब धागा के दोनों सिरों को खींचते हैं ना तो उसमें एक आवाज़ पैदा होती है, वो भी एक लहर है। तो यहाँ पे कुछ क्या बोला है कि नूर भी एक किस्म की लहर है, यानी जो रोशनी है वो भी एक किस्म की लहर है। यहाँ पे बोला कि इसको बरक़ी-मिक़नातीसी लहर कहते हैं। और जैसे गामा शुआएं हम लोग जानते हैं ना, अल्फ़ा बीटा गामा, तो गामा शुआएं जो है, और एक्स शुआएं यानी एक्स्ट्रा जो शुआएं हैं, बारानफ़शी शुआएं यानी यूवीआर है, ज़ेर शुष्क शुआएं हैं, आईआरआर यानी माइक्रोवेव, और रेडियो लहरें, ये सब बरक़ी-मिक़नातीसी लहरों की मुख्तलिफ़ अक़साम हैं। हाँ, जो फ़ल्की अजसाम ये लहरें खारिज करते हैं और हम अपने मख़सूस आलात की मदद से उन्हें हासिल करते हैं। कायनात के मुतालिक हमको तमाम मालूमात इन लहरों की वजह से हासिल होती है। आपको पता है कि जो फ़ल्की अजसाम है ना, ये लहरें को खारिज करते हैं और हम अपने मख़सूस आलात की मदद से, यानी जो हमारी आलातें हैं बहुत सारी, उनकी मदद से हम इन्हें हासिल कर लेते हैं और कायनात के मुतालिक हमको तमाम मालूमात इन लहरों की वजह से हासिल होती है। समझा। इसके बाद आपको बोला है यहाँ शक्ली लहरें बिल्कुल मुख्तलिफ़ किस्म की लहरें हैं, इनको खलाई मौसलती लहरें कहा गया है। एकदम अलग, ये जो शक्ली लहरें बिल्कुल अलग होती है, बिल्कुल अलग किस्म की लहरें हैं ये, यानी किसी से ताल्लुक़ नहीं रखती है, बहुत ही अलग होती है। और इनको ना खलाई मौसलती लहरें कहा जाता है, कहा गया है। और इनकी मौजूदगी के मुताबिक क्या है, आइंस्टाइन ने 1916 में पेशन गोई की थी, यानी जो अल्बर्ट आइंस्टाइन साइंटिस्ट हैं, उन्होंने 1916 में पेशन गोई यानी भविष्यवाणी की थी। उन्होंने ऐसा सोचा था और सोच कर मतलब बताया था, भविष्यवाणी यानी पेशन गोई करते हैं, उसको भविष्यवाणी वही बोलते हैं। ये लहरें बहुत कमज़ोर होने की वजह से उन्हें तलाश करना बहुत मुश्किल होता है और फ़ल्की अजसाम से खारिज होने वाली शक्ली लहरें को ढूंढने के लिए साइंसदानों ने बहुत ही हसास आलात तैयार किए हैं। उनमें LIGO यानी लेज़र इंटरफेरोमेट्रिक ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी अहम है। यानी पता है आपको सर, जो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने पेशन गोई की भविष्यवाणी की इस लहर के बारे में और बताया कि ये लहरें बहुत कमज़ोर होती है और ये कमज़ोर होने की वजह से उन्हें तलाश करना बहुत मुश्किल होता है इस लहरों को। और फ़ल्की अजसाम जो है हमारा, उसमें जो खारिज होने वाली शक्ली लहरें को ढूंढने के लिए जो साइंटिस्ट हैं हमारे, उन्होंने बहुत हसास आलात तैयार किए हैं। उनमें जो ये LIGO है, यानी जो बताया गया, इनके नेम है लेज़र इंटरफेरोमेट्रिक ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी, ये बहुत ही अहम किरदार निभाता है। और साइंसदानों ने 2016 में आइंस्टाइन की पेशन गोई के मुकम्मल 100 साल बाद फ़ल्की अजसाम से फ़ल्की अजसाम से आने वाली शक्ली लहरों को दरियाफ्त किया। इस मालूमात में भारतीय साइंसदानों का नुमाया हिस्सा है। इसमें मतलब क्या है कि जो साइंसदानों ने बिल्कुल जो 2016 है, अब सर जो न्यूटन है, सर अल्बर्ट आइंस्टाइन, न्यूटन ही का नाम आता है बार बार इस चैप्टर में, है ना।
लेकिन इसमें क्या बोला है कि आइंस्टाइन के बारे में बोला है ना, न्यूटन पर कि न्यूटन ही निकल रहा मुँह से। तो क्या है कि जो अल्बर्ट आइंस्टाइन है उन्होंने 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 1916 में बताया था, है ना, इस पेशन गोई की थी। बिल्कुल ठीक। इसमें 2016 में, यानी उसके 100 साल बाद आइंस्टाइन की इस पेशन गोई को मुकम्मल 100 साल कंप्लीट हुए, है ना। उसके बाद यानी ये फल्की अजसाम से जो आने वाली शक्ली लहरों को साइंटिस्ट जो है हमारे वो दरियाफ्त कर दिए। ओके। और इस मालूमात में जो भारतीय साइंसदानों का नुमाया बहुत ही अहम हिस्सा है, और इस दरियाफ्त से कायनात की मालूमात हासिल करने का एक नया रास्ता खुल गया। यानी जो हमें कायनात है, हमारी यूनिवर्स है, उसकी जो मालूमात हासिल करने का एक नया रास्ता हमको मिल गया। ठीक है, चलिए आप देखते हैं आपका नेक्स्ट पॉइंट है आज़ादाना हरकत, यानी फ्री फॉल क्या है। अब आपका नेक्स्ट पॉइंट है आज़ादाना हरकत यानी फ्री फॉल क्या है। चलिए देखते हैं। अमल कीजिए बोला है। एक छोटा सा पत्थर लेकर हाथ में पकड़िए। चलिए पकड़ लीजिए जल्दी से। इसमें कौन कौन सी कुव्वतें अमल कर रही है। अब उस पत्थर को आहिस्ता आहिस्ता छोड़ दीजिए। आपने क्या महसूस किया। फिर पत्थर छोड़ने से उस पर किस कुव्वत ने अमल किया। चलिए देखते हैं किस कुव्वत ने अमल किया। हम जानते हैं कि ज़मीन की शक्ली कुव्वत तमाम अजसाम पर अमल करती है। क्या हुआ कि जब हम पत्थर को हाथ में पकड़े हुए थे तब भी उस पर कुव्वत अमल कर रही थी, लेकिन जब हमने उसके मुखालिफ सिमत में कुव्वत लगाकर उसको मुतवाज़न कर रहे थे और वो फिर पत्थर साकिन था, यानी साकिन हालत में था ना, जब उसको हम छोड़ेंगे तभी वो हरकत में आएगा ना। जब हमने हाथ से छोड़ दिया तब वो सिर्फ शक्ली कुव्वत ही अमल कर रही थी। इसके असर से पत्थर नीचे गिर गया, यानी शक्ली कुव्वत की वजह से ज़मीन अपनी जानिब खींच ली और पत्थर नीचे गिर गया, है ना। अगर कोई जिस्म सिर्फ शक्ली कुव्वत के असर से मुतहर्रिक होती हो तो उस हरकत को आज़ादाना हरकत कहते हैं। इसकी डेफिनेशन याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, यानी पत्थर की जो आज़ादाना हरकत होती है वो हरकत आज़ादाना हरकत में इब्तदाई रफ्तार सिफर होती है, यानी जो इब्तदाई रफ्तार है यानी यू हमेशा सिफर होगी। ठीक है, आज़ादाना हरकत में। हाँ, और अगर आपको इब्तदाई रफ्तार किसी सॉल्यूशन में आपको कोई मतलब न्यूमेरिकल दिया गया, आप उसको सॉल्यूशन दिया होगा, लेकिन अगर आपको सवाल में इब्तदाई रफ्तार 0 बताता है तभी लिखना 0। अगर उसमें इब्तदाई रफ्तार दिया होगा 1 सेकेंड 10 सेकेंड कुछ इस तरह, तो वो लिखना पड़ेगा, 0 नहीं लिखना वरना गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो आज़ादाना हरकत में इब्तदाई रफ्तार सिफर होती है और वक्त के मुताबिक ना शक्ली इसराह की वजह से बढ़ती है। और ज़मीन पर आज़ादाना हरकत के दौरान हवा से रिगुड़ की वजह से जिस्म की जो हरकत में ना मज़ाहमत होती है, यानी रुकावट होता है, और जिसमें मज़ाहमती कुव्वत भी अमल करती, इसीलिए सही मायनों में आज़ादाना हरकत हवा में मुमकिन नहीं है, वह सिर्फ खला में ही मुमकिन है। यानी देखिए क्या होता है कि जो जिस्म इसमें आज़ादाना हरकत जो होती है ना हवा में रिगुड़ होता है, और इसकी वजह से जिस्म की ना हरकत में क्या होती है, रुकावटें पैदा हो जाती है और जिस्म पर मुज़ाहमती कुव्वत भी ना अमल करने लगती है। इसीलिए सही मायनों में आज़ादाना हरकत हवा में मुमकिन नहीं है और वो सिर्फ खला में ही मुमकिन है। ठीक है, उम्मीद है आपको समझा होगा ये पॉइंट। नहीं तो मैं एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। क्या है कि हम जानते हैं कि जो ज़मीन की ना शक्ली कुव्वत तमाम अजसाम को अपनी जानिब खींचती है और अमल करती है ना। जब हम पत्थर को हाथ में पकड़े हुए थे तब उस पर भी कुव्वत अमल कर रही थी। जब हमने पत्थर को उसके मुखालिफ सिमत में कुव्वत लगाकर उसको मुतवाज़न कर रहे थे और वो पत्थर फिर क्या हुआ, साकिन हो गया, है ना। जब हमने हाथ से छोड़ दिया तो सिर्फ शक्ली कुव्वत ही अमल कर रही थी। हाँ, शक्ली कुव्वत अमल कर रही थी क्योंकि शक्ली वो ऊपर से हमने नीचे छोड़ा ना, तो नीचे की जानिब आ रही, तो शक्ली नीचे की जानिब आ रही है ना, तो शक्ली कुव्वत अमल करेगी और शक्ली कुव्वत अपनी जानिब हर चीज़ को खींचती है, तो इसके असर से पत्थर नीचे गिर गया। अगर कोई जिस्म सिर्फ शक्ली कुव्वत के असर से मुतहरिक हो तो उसे हरकत को आज़ादाना हरकत कहती है, यानी अगर कोई जिस्म सिर्फ शक्ली कुव्वत के असर से मुतहरिक हो तो उस हरकत को आज़ादाना हरकत कहते हैं। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन याद रखना। यानी पत्थर की आज़ादाना हरकत होती है और आज़ादाना हरकत में इब्तदाई रफ्तार हमेशा सिफर होता है और वक्त के मुताबिक शक्ली इसराह की वजह से बढ़ती है। ज़मीन पर आज़ादाना हरकत के दौरान से रिगुड़ की वजह से जिस्म की हरकत में मज़ाहमत होता है और जिसमें मज़ाहमती कुव्वत भी अमल करती है। इसीलिए सही मायनों में आज़ादाना हरकत हवा में मुमकिन नहीं है, वो सिर्फ खला में ही है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। ये ना उसके आगे का है, उसको कंटिन्यू कर लेते हैं हम लोग। क्या है कि आज़ादाना हरकत से ना जिस्म की
पर गिरते वक्त रफ्तार उसके दरकार वक्त हम न्यूटन की मसावात का इस्तेमाल करके मालूम कर सकते हैं। यानी न्यूटन की जो मसावात है, उन्होंने जो फॉर्मूला बताया उनके ज़रिए हम मालूम कर सकते हैं आज़ादाना हरकत जब से जो जिस्म पर गिरते वक्त, ये जो आज़ादाना हरकत होती है ना, से ज़मीन की जिस्म की ज़मीन पर गिरते वक्त की जो रफ्तार है, हम उसको न्यूटन की मसावात के मुताबिक हल कर सकते, मालूम कर सकते हैं। आज़ादाना हरकत में इसरा यानी जी होता है और इब्तदाई रफ्तार यू होता है, यानी इब्तदाई रफ्तार यू यानी सिफर ही होती है। आज़ादाना हरकत में हमने ऊपर में भी यही पढ़ा है ना, और इसका इस्तेमाल करते हुए झेल के मुताबिक मसावातें हासिल होती है। ये तीनों मसावातें ना बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको हमेशा याद रखनी है। v इक्वल जी टी यानी वेलोसिटी का ये है, और ये एस जो है ना स्पीड है, और v स्क्वायर यानी ये वेलोसिटी का स्क्वायर वाला रहा, तब आप मालूम करोगे। तीसरा वाला, उसके बाद यहाँ है सीधे ऊपर फेंकी गई शे की हालत का मुताला करते वक्त जी की कीमत जी की बजाय जी लेना होगा, क्योंकि उस रफ्तार का इसरा रफ्तार के मुखालिफ सिमत में होता है। जी की कदर इतनी होने पर भी उस इसराह की वजह से पत्थर की रफ्तार बढ़ने की बजाय कम होती जाती है। चांद और मसनूई सैयारे भी सिर्फ ज़मीन की शक्ली कुव्वत के असर से ही मुतहरिक रहते हैं, इसलिए वो भी आज़ादाना हरकत की मिसालें हैं। अब देखिए क्या है, सीधे ऊपर जो फेंकी गई शे है कि जो हरकत का मुताला अगर आप करते हो ना, तो उसकी वक्त क्या है, जी की कीमत जी की बजाय जी लेना होगा। ओके, समझा है ना? मतलब उसका मुताला जब आप करते हो ना, तो उसका मुताला करते वक्त जी की कीमत जी की बजाय जी लेना होगा, ठीक है? क्योंकि उसका जो रफ्तार का इसरा रफ्तार की जो मुखालिफ सिमत में होता है, यानी उसकी रफ्तार ना उसकी इसरा के रफ्तार के मुखालिफ सिमत में होता है, यानी उल्टे जानिब होता है। और जी की जो कद्र इतनी होने पर भी इसराह की वजह से पत्थर की रफ्तार बढ़ने की बजाय कम होती जाती है। और चांद और मसनूई सैयारा जो है, चांद एक वाहिद सैयारा है ज़मीन का, है ना, और मसनूई सैयारा जो रॉकेट हम लॉन्च करते हैं, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, ये भी है ना सिर्फ ज़मीन की शक्ली कुव्वत के असर से मुतहरिक रहते हैं। इसीलिए यानी कि इसमें कोई चेंजेस नहीं आता ना, ये अपनी अपनी ये जो मदार है वो पूरी करते रहते हैं ना, इसीलिए वो भी आज़ादाना हरकत की मिसालें हैं। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं आपका क्या पॉइंट्स है, वो समझ लेते हैं। आपको दिया गया है पिंक बॉक्स में, क्या आप जानते हैं, क्या आप जानते, चलिए जानते हैं, नहीं जानते तो हम बता देते हैं। ज़मीन पर किसी एक मुकाम पर जी की कीमत तमाम अशिया के लिए यकसा होती है, यानी ज़मीन पे जो जी की कीमत होती है ना, एक मुकाम पर तमाम अशिया के लिए एक बराबर होती है, यकसा होती। इसीलिए कोई भी दो अशिया एक ही बुलंदी से छोड़ने पर एक ही वक्त में पहुंचती है। उनकी कमियत या दीगर कोई भी खुसूसियात उस वक्फे पर असरअंदाज नहीं होती है। देखिए, अगर आप कोई भी एक मुकाम से ना दो चीज़ को छोड़ेंगे अलग कमियत वाली की, तभी वो एक ही वक्त पे ज़मीन पे पहुंचती है। क्योंकि उनकी जो कमियत होती है ना, दिगर कोई भी खुसूसियात उस वक्फे पर असरअंदाज नहीं होती। ऐसा कहा जाता है कि जो साइंटिस्ट गलीलियो गलीली थे, उन्होंने तकरीबन 1590 में इटली के पेशा शहर में एक तजुर्बा करके एक साबित किया था कि एक झुके हुए मीनार से दो अलग अलग कमियत की गेंदें एक ही वक्त में नीचे छोड़ी गई, तब वो एक ही वक्त ज़मीन पर गिरी, ठीक है। और उसके बाद बोला गया कि हम एक वज़नी पत्थर और एक पर अगर ऊंचाई से एक ही वक्त में छोड़े, तब वो एक ही वक्त में ज़मीन पर पहुंचते हुए दिखाई नहीं देती। हवा क्या होता है, ऐसा क्यों होता है? जबकि हमने अभी पढ़ा कि अगर एक ही जगह से दो चीज़ों को फेंका जाए, वो अलग कमियत की हो, तभी वो एक ही वक्त पे ज़मीन पे पहुंचती है। लेकिन यहाँ ऐसा क्यों हो रहा है कि अगर एक पत्थर को और पर को फेंका जाए ऊंचाई से, तो क्यों नहीं होती? रीज़न क्या है कि जो पर है ना, उसकी हवा की जो मज़ाहमती कुव्वत की वजह से ना पर हवा में उड़ता हुआ आहिस्ता आहिस्ता नीचे गिरता है और ज़मीन पर धीरे से पहुँचता है। और हवा की वजह से जो पत्थर पे अमल होने वाली कुव्वत है ना, उसके वज़न से बहुत कम होती है और पत्थर की हरकत पर कम असर होता है। इसके बावजूद साइंसदानों ने ये तजुर्बा खला या हवा की गैर मौजूदगी में करके ये साबित किया है कि पत्थर और पर दोनों अशिया एक ही वक्त में ज़मीन पर पहुंचती है। जबकि हमने अभी ऊपर देखा किया कि जो पत्थर और पर को छोड़ा गया, तो पत्थर पहले पहुंच गया ऐसा लगा ना, और जो ये है पर, वो धीरे धीरे हवा में तैरते हुए गिरा, है ना, आहिस्ता आहिस्ता नीचे आया और ज़मीन पर पहुंचा। लेकिन फिर भी जो साइंटिस्ट उन्होंने तजुर्बा करके
तजुर्बा किया खला या फिर हवा की गैर मौजूदगी में करके ये साबित किया उन्होंने कि पत्थर और पर दोनों अशिया एक ही वक्त में ज़मीन पर पहुंचती है। अगर हवाले के लिए देखिए तो ये वेबसाइट दी गई है https जो है www.youtube.com/watch। ये जो आपको वेबसाइट दी गई है आपके सर्च कीजिए, आपको आंसर मतलब दिखाया जाएगा ये वीडियो इसके ऊपर, ठीक है। उसके आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो पॉइंट है आपका वो देखते हैं। अब आपका नेक्स्ट पॉइंट है शक्ली तवानाई बिल कवर यानी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है। गुज़िश्ता जमात में आपने तवानाई बिलकवा के मुतालिक सीखा है। आपको पता है तवानाई बिलकवा क्या होती है। तवानाई बिलकवा यानी ऐसी तवानाई जो जमा हो से तवानाई बिलकवा कहते हैं। और तवानाई बिल हरकत क्या होती है, ऐसी तवानाई जो हरकत में हो उसे तवानाई बिल हरकत कहते हैं, ठीक है। याद रखना ये बात, क्योंकि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग मिसाल के तौर पे ले लेते हैं कि आपके घर का जो फ़ैन है आप उसका ना स्विच ऑन करो, पंखा क्या होता है घूमना स्टार्ट हो जाता है ना, तो क्या होता है वो हरकत में रहता है, ये तवानाई बिल हरकत हुआ। अगर आप जैसे ही स्विच ऑफ करते हो तो क्या होता है पंखा रुक जाता है ना। तो क्या होता है कि जब पंखा जैसे रुकता है तो वो तवानाई बिल हरकत हो जाए, तवानाई बिल कवा हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें सारी तवानाई जमा हो जाती है, इसीलिए वो तवानाई बिल कवा हो गया। और आपने नाइन्थ स्टैंडर्ड में पढ़ा है कि तवानाई बिल कवा के मुतालिक बहुत सारी बातें सीखी है ना। शे की मखसूस हालत या मुकाम की वजह से इसमें जो तवानाई जमा होती है उसे तवानाई बिल कवा कहते हैं। देखिए अभी मैंने आपको समझाई ये बात है ना। ये तवानाई निस्बती होती है और सतह से शे की ऊंचाई बढ़ाने पर वो बढ़ती जाती है। हम जानते हैं कि m कमियत वाले और ज़मीन की सतह से h बुलंदी पर मौजूद शे की शक्ल तवानाई बिल कवा यानी mgh होती है। ये याद रखना mgh होती है, क्योंकि अभी जब आप फॉर्मूला इसका बनाओगे ना तब समझ में आएगा ये होती है। और सतह ज़मीन पर वो सिफर होती है। एच की कमियत यानी हाइट यानी ऊंचाई की कमियत ज़मीन के निस्फ कद्र के मुकाबले बहुत ही कम हो तो हम जी की कीमत को मुस्तकिल मान सकते हैं। और ऊपर दिया गया जो ज़ाब्ता है mgh इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन एच की कीमत ज़्यादा होने पर जी की कीमत बुलंदी के मुताबिक कम होती है, क्योंकि बुलंदी के मुताबिक ना हमेशा कम होती है, इसलिए माइनस में आती है। अब ये देखेंगे हम लोग। शे ज़मीन से लामहदूद फासले पर हो तो जी की कमियत ना सिफर होती है। अगर लामहदूद फासले पे हो तो क्या होती है सिफर होती है जी की कमियत, याद रखना। और शे पर ज़मीन की शक्ली कुव्वत असर नहीं करती है, तब उस शे पर है ना ज़मीन की जो शक्ली कुव्वत है असर जो है ना नहीं करती है, यानी जो शक्ली कुव्वत की एक्स्ट्रा रहती होगी ना, यानी उसकी कुव्वत से ज़्यादा होती होगी, इसीलिए उस पर असर नहीं करता है शक्ली कुव्वत। इसीलिए वहाँ से कि शक्ली कुव्वत तवानाई बिलकवा भी सिफर मानना ज़्यादा मुनासिब होता है। अगर फासला उससे भी कम हो तो तवानाई बिलकवा सिफर से कम यानी मनफी रहती है। समझा? अब क्या शे ज़मीन की सतह से h बुलंदी पर हो तो उसकी शक्ली तवानाई बिलकवा क्या होगी। अब देखिए इसका पॉइंट क्या बना, Gmm/r+h। r+h इसलिए बना, उसका क्या बोला गया था, h हमको पता है इसका है ऊंचाई का है ना, और यहाँ पे बोला गया है कि जो r है ना निस्फ कुत्र है तो r+s हो गया। और ये जो माइनस लगा हुआ है ना माइनस, वो नीचे की जानिब यानी मनफी हो रही है, नीचे आती है ना तवानाई, जो शक्ल तवानाई बिलकवा बताई गई है मनफी होती है ना, यानी नीचे की तरफ आती रहती, इसीलिए मनफी हो जाता है, तो इसीलिए मनफी लगाया गया। तो मनफी Gmm/r+h ये शक्ली तवानाई बिलकवा का फॉर्मूला है, आपको याद रखना है हमेशा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अब आपका नेक्स्ट पॉइंट है गुरैश शक्ली रफ्तार यानी एस्केप वेलोसिटी क्या होती है, ठीक है। अब जानते हैं हम लोग क्या होती है। इसकी ना डेफिनेशन पहले समझ लीजिए क्या है। इसमें जो डेफिनेशन दी गई है ना वो थोड़ा सा ये है, समझ में शायद ना हो, लेकिन मैं जो बोलूँगी वो बहुत ही ईजी या बहुत ही समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो ये समझिए, देखिए क्या होता है कि जब जिस्म को सतह ज़मीन से उमूदन ऊपर की जानिब फेंका जाता है तब जिस्म की इब्तदाई रफ्तार कम होती जाती है, जिसकी बिना पर वो ज़मीन की कुव्वते कशिश पर उमूद हासिल करके ज़मीन से लामहदूद फासले पर चला जाता है। उस जिस्म की शक्ली गुरेज रफ्तार कहते हैं, यानी उस शे को, उस जिस्म की जो शक्ली गुरेज रफ्तार कहते हैं उसी को, ठीक है। समझा ना मैंने जो समझाई।
अब चलिए, अब हम जो आपके पैराग्राफ में दिया गया वो समझ लेते हैं, आपकी बुक्स में जो है। ये मेरा डेफिनेशन था, मतलब इसको इस तरह समझा जाता है ना। आप लोग इसको लिख भी लो ताकि अगर आपको पूछे शक्ली गुरेज रफ्तार की तारीफ तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आप जानते हैं कि गेंद ऊपर फेंके तो उसकी रफ्तार कम होती जाती है, ये ज़मीन की शक्ली कशिश की वजह से होता है। और एक मखसूस बुलंद पर जाकर उसकी रफ्तार सिफर हो जाती है और वहाँ से नीचे गिरने लगती है। इसकी ज़्यादा से ज़्यादा बुलंदी इसकी रफ्तार पर मुनसर होती है, न्यूटन के तीसरे मसावात की बिना पर। अब देखिए, ये जो फॉर्म है, पहले क्या समझ लेते हैं। आप मान लो एक बच्चा है, वो बॉल को ऊपर फेंक रहा है, वो बॉल ऊपर जाती जाएगी जाती जाएगी, एक वक्त आएगा उसकी रफ्तार ज़ीरो हो जाएगी, कम हो जाएगी, फिर वो नीचे गिरने लगेगा। अब वो नीचे गिरने लगेगी तो किस वजह से, ज़मीन अपनी शक्ली कुव्वत की वजह से उसे नीचे खींच लेती है ना। तो क्या होता है कि इसकी जो ज़्यादा से ज़्यादा बुलंदी है ना, इसकी इब्तदाई रफ्तार पे मुनसर होती है। अब उसकी इब्तदाई रफ्तार जितना होगी उसी की इस पे जाएगी। अब हमने देखा है कि जो अभी हम आगे पढ़ेंगे कि 11.2 होता है, इतना होगा ना तभी ज़मीन की शक्ली कुव्वत से बाहर जा पाएगा, शक्ली कशिश से, है ना। तो अब बेचारा बॉल का तो उतना होगा नहीं, है ना, नहीं है ना उसके पास उतनी एनर्जी, तभी तो उसको खींच ले रहा है ना ज़मीन। तो उसकी क्या होती है, उसकी इब्तदाई रफ्तार ज़ीरो हो जाएगी, है ना। वो एक वक्त आएगा कि उसकी ज़ीफर हो जाएगी, इस वजह से मतलब क्या होता है कि उसकी जो ज़्यादा से ज़्यादा जो बुलंदी है ना, उसी की पे मुनसर होता है, उसकी इब्तदाई रफ्तार पे ही मुनसर होता है वो चीज़। तो गेंद ऊपर फेंकी, वो रफ्तार कम होती है, फिर वो नीचे आ जाती है। ये ज़मीन की शक्ली कुव्वत कशिश की वजह से होता है और एक मखसूस बुलंदी पर जाकर उसकी रफ्तार सिफर हो जाती है ना, और वो वहाँ से नीचे गिरने लगती है। इसकी ज़्यादा से ज़्यादा बुलंदी उसकी रफ्तार पे मुनसर होती है। अब न्यूटन के तीसरी मसावात क्या है, आपने स्टैंडर्ड 9 में इसके 3 फॉर्मूले देखे हैं। तो इसका जो तीसरा फॉर्मूला क्या है, ये है v² u² प्लस 2as। अब ये जो a है ना, a का a की जगह आप g लिखते हो, g की जो कितनी कीमत होती है ना, आप वो डालते हो, 9.8 डालते हो, या फिर जो भी कीमत दी हुई होती है वो डालना पड़ता है। ठीक है, तो अब क्या है यहाँ पर, एक सेकेंड इसको हटाती हूँ फिर समझाती हूँ। देखिए अब क्या है, ये इसकी फॉर्मूला हो गया न्यूटन का। v क्या क्या है, गेंद की आखिरी रफ्तार है। हाँ, आखिरी रफ्तार क्या हो गया, ज़ीरो हो गया, a बराबर -g। ठीक है, 0 बराबर u² का u² 2 का 2 हो गया, और a की जगह -g आ गया, क्योंकि यहाँ पे -g बोला, a इक्वल -g, तो a की कीमत कितना है, -g, तो -g ले लेंगे। और s क्या बोला है यहाँ पे, s की जगह s आ जाएगा, इसीलिए क्या होगा, s इक्वल u² बटे 2g हो गया, सॉल्यूशन हो गई। ये जो क्या है, गेंद की ज़्यादा से ज़्यादा ऊंचाई बताया गया है ना। अब क्या है कि जो गेंद की इब्तदाई रफ्तार जितनी ज़्यादा होती है ना, उतनी ज़्यादा ऊपर जो गेंद जाती है, उतनी बुलंदी पर जाती है। यानी इब्तदाई रफ्तार जितनी होगी, गेंद उतना ही ज़्यादा ज़मीन की कशिश का मुकाबला कर सकती है और उतना ही ज़्यादा ऊंचाई पर जा सकती है। ठीक है, जैसा कि आपने ऊपर देखा कि जी की जो कीमत है सतह ज़मीन से ऊंचाई के मुताबिक कम होती जाती है। अब देखिए ये जी जो है माइनस में आ रही है, क्योंकि वो उसकी कम होते जा रही है, इसीलिए माइनस में दिया गया है। इसीलिए ऊंचाई पर जाने के बाद गेंद पर शक्ली कशिश कम होती है। हम गेंद की इब्तदाई रफ्तार बढ़ाते चले जाएं तो वो ज़्यादा से ज़्यादा ऊंचाई तक जाएगी, और एक मखसूस इब्तदाई रफ्तार ऐसी भी होगी कि उसकी रफ्तार से गेंद को ऊपर फेंकने पर गेंद ज़मीन की कुव्वत कशिश को मात दे देगी और ज़मीन पर नहीं गिरेगी। यानी अब आपको क्या हुआ कि इसकी जो इब्तदाई रफ्तार को आप बढ़ाते चले जाए, और बढ़ाए, तो एक वक्त आए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा ऊंचाई तक जाएगी, और एक मखसूस इब्तदाई रफ्तार ऐसी भी होगी कि उस रफ्तार से गेंद को ऊपर फेंका जाए ना, उतनी तेज़ी रफ्तार से, तो गेंद ऊपर जाएगी और ज़मीन की कुव्वत कशिश को मात दे देगी और ज़मीन पर नहीं गिरेगी, यानी उससे बाहर भी जा सकती है। अब इसका जो आगे का पैराग्राफ है उसमें देखते हैं। यानी इब्तदाई रफ्तार की उस मखसूस कीमत को गुरेज शक्ली रफ्तार कहते हैं। अब गुरेज यानी एस्केप वेलोसिटी कहते हैं। ठीक है, उसी इब्तदाई रफ्तार को, यानी इब्तदाई रफ्तार पे ही मुनसर होती है ये शक्ली गुरेज रफ्तार, क्योंकि जितना उसका ये इब्तदाई रफ्तार होगा ना, उतना ही ऊंचाई तक, उतना ही बुलंदी तक जाएगी, उतना ही ऊंचाई जाएगी है। उसकी रफ्तार जितनी ज़्यादा होगी ना, उतना ही ऊपर जाएगी, ऐसा है। क्योंकि उस रफ्तार में फेंकी हुई शे ज़मीन की शक्ली कुव्वत से आज़ाद, एक सेकेंड ना, इधर ढक गया तो दिख नहीं रहा है,
आज़ाद हो सकती है। हम तवानाई के बका के कानून का इस्तेमाल करके आगे दिए गए तरीके से गुरैश शक्ली रफ्तार के ज़ाब्ते मालूम कर सकते हैं। अब क्या है, इब्तदाई रफ्तार गुरैश शक्ली रफ्तार के मसावी होने पर शे ज़मीनी सतह से सीधा और ऊपर जाने पर ज़मीन की शक्ली कशिश से आज़ाद हो जाती है। शक्ली कशिश की कुव्वत फासले के मुरब्बे के माकूस तनासुब में होने से वो कुव्वत लामहदूद फासले पर ही सिफर हो जाती है। यानी शे को उस कुव्वत से आज़ाद होने के लिए लामहदूद फासले पर जाना ज़रूरी होता है। यानी शे लामहदूद फासले पर ही सिफर हो जाती है। और मतलब क्या है कि यानी शे जो लामहदूद फासले पर जाकर साकिन हो जाएगी। समझा? यानी इस पैराग्राफ में ज़्यादा कुछ नहीं बताया गया। ये बात बताई गई है कि इब्तदाई रफ्तार और गुरैश शक्ली रफ्तार के मसावी होने पर शे ज़मीनी सतह से सीधा ऊपर जाने पर ज़मीन की जो शक्ली कशिश से ना आज़ाद हो जाती है। हाँ, यानी इब्तदाई रफ्तार गुरैश शक्ली रफ्तार की मसावी होने पर शे ज़मीनी सतह से सीधा ऊपर जाने पर ज़मीन की शक्ली कशिश से आज़ाद हो जाती है, यानी फ्री हो जाती है, उससे बाहर चली जाती है, यानी ज़मीन से बाहर चली जाती है। शक्ली कशिश की कुव्वत फासले के मुरब्बे के माकूस तनासुब में होने से वो कुव्वत लामहदूद फासले पर ही सिफर हो जाती है, यानी ज़ीरो, यानी सिफर हो जाती है ज़ीरो, और उससे भी कम हो तो मनफी हो जाती है ना। यानी शे को उस कुव्वत से आज़ाद होने के लिए लामहदूद फासले पर जाना ज़रूरी होता है, यानी शे लामहदूद फासले पर जाकर साकिन हो जाएगी। ठीक है, अब ये समझ लेते एम कमियत वाले जिस्म की कुल तवानाई। ठीक है, क्या है, सतह ज़मीन पर पहले देखेंगे। सतह ज़मीन पर क्या होता है, इसकालिफ है। देखिए, तवानाई बिल हरकत कितना है, 1/2 mv एस्केप वेलोसिटी। ओके, और तवानाई बिल कवा है, gmm अपॉन टार माइनस में। ठीक है, और उसके बाद क्या है, इसका इवन क्या हुआ, कुल तवानाई। अब कुल तवानाई हमको मालूम करनी है तो इन दोनों की जमा करनी होगी। तवानाई बिल हरकत जमा तवानाई बिल कवा, तो पूरा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ये पूरा ले लीजिए, 1/2 mv² माइनस में gmm अपॉन टार हो गया। और उसके बाद अब लामहदूद फासले पर देखेंगे तो लामहदूद फासले तवानाई बिल हरकत क्या हो जाती है, ज़ीरो हो जाती है। ठीक है, और तवानाई बिल कवा क्या हो जाती है, gmm अपॉन, यानी ये जो तवानाई बिल कवा होगी वो होगी माइनस कैपिटल जी कैपिटल एम और स्मॉल एम अपॉन इन्फिनिटिव, यानी लामहदूद फासला इक्वल ज़ीरो होगा। अब जब हम इन दोनों की जमा करेंगे यानी एनर्जी 2 हो जाएगी, तब कुल तवानाई है ना, E2 हो जाएगा। इसको E1 नाम दिया गया था, इसको E2 नाम दिया गया है ना। तो ये कुल तवानाई जब इनको हम प्लस करेंगे, तवानाई बिल हरकत जमा तवानाई बिल कवा, तब ये सिफर है, ये सिफर है, तो क्या होगी, ये भी सिफर होगी। ठीक है, समझा ना। चलिए देखते हैं आगे क्या है, नेक्स्ट पॉइंट। अब आपका ये आखिरी बॉक्स है इस चैप्टर का और ये ख़त्म है। इसके बाद ये चैप्टर आपका, क्या आप जानते हैं, नहीं जानते, तो चलिए हम बता देते हैं आपको। खला में अदम तवाज़न की कैफियत। खलाई तैयारे के मुसाफिर और अशिया तैरती हुई दिखाई देती है, इसकी क्या वजह है। खलाई तैयारे में ज़मीन से ऊंचाई पर हो तब जी की कीमत सिफर नहीं होती। खलाई स्टेशन पर जी की कीमत सतह ज़मीन पर की कीमत के मुकाबले सिर्फ 11% कम होती है। इसीलिए खलाई तैयारे की बुलंदी बेवज़नी की वजह से नहीं है, बल्कि उनकी ये बेवज़नी की कैफियत उनके और खलाई जहाज़ की आज़ादाना हरकत की वजह से है। तैयारे के मदार में रफ्तार की वजह से वो हकीकन ज़मीन पर नहीं गिरता, तब भी उन पर शक्ली कुव्वत का अमल होने से वो आज़ादाना हरकत ही करते हैं, और आज़ादाना हरकत की रफ्तार शे की खुसूसियात पर मुनसर नहीं होती। मुसाफिर तैयारा और उसकी चीज़ें अक्सर रफ्तार से आज़ादाना घूमती रहती, इसीलिए कोई शे हाथ से छोड़ने पर मुसाफिर की निस्बत से वो साकिन होती है और बेवज़न होने का एहसास होता है। अब ये क्या है, खला में अदम तवाज़न की कैफियत, वो देखेंगे हम लोग। अब क्या है कि जो खलाई तैयारे के जो मुसाफिर होते हैं ना, और उनकी जो चीज़ें होती हैं, बिल्कुल हवा में ना तैरती हुई नज़र आती है। जैसे आप देखो, वो जो पर का बताया था, वो तैरता हुआ आहिस्ता ज़मीन पे गिरता है, वैसे ही तैरता हुआ रहता है वो बस। हाँ, इसकी क्या वजह, वो रीज़न पूछा है ना, क्या वजह है, तो वजह ये है कि खलाई तैयारे ना ज़मीन से ऊंचाई पर हो तब भी जी की कीमत है ना सिफर नहीं होती है, और जो खलाई स्टेशन है ना, उसकी जो जी की कीमत होती है
वो सतह ज़मीन पर की कीमत के मुकाबले सिर्फ 11% कम होती है, सिर्फ 11% कम होती है। इसीलिए जो खलाई तैयारी की जो बुलंदी है ना, बेवजनी की वजह से नहीं है, बल्कि इनकी ये बेवजनी की कैफियत इनके और खलाई जहाज़ की आज़ादाना हरकत की वजह से है। ठीक है। और तैयारे की मदार है ना रफ्तार की वजह से वो हकीकन ज़मीन पर नहीं गिरता है, तब भी उन पर शक्ली कुव्वत का ना अमल होने से वो आज़ाद हरकत ही करते हैं, यानी आज़ादाना ही हरकत करते हैं वो। और आज़ादाना हरकत की जो रफ्तार होती है ना, वो शे की खुसूसन पे मुनसर नहीं होती है, यानी वो उसकी रफ्तार पे बिल्कुल भी खुसूसियत पे मुनसर नहीं होती है वो चीज़ें। और मुसाफिर तैयारा और उसकी जो चीज़ें यकसा रफ्तार से आज़ादाना घूमती रहती है, यानी घूमती रहती है, तैरती रहती है बस। इसीलिए कोई शे अगर हाथ से छोड़ने पर मुसाफिर की जो निस्बत से ना वो साकिन हो जाती है और बेवजनी शे का एहसास होता है और वो तैरती रहती है। इसी के साथ आपका ये चैप्टर ख़त्म होता है। पहला जो चैप्टर है आपका शक्ली कशिश ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, ये चैप्टर ख़त्म हो गया।